जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में जानेंगे। चैप्टर 55 इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। इस वीडियो को प्रेजेंट करूंगा मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, अब आप सभी को याद होगा जब हमने पार्लियामेंट्री चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था दो तरह की गवर्नमेंट होती है। एक होती है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने देखा था कि वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होती है, लेकिन हमने देखा था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब अकाउंटेबल होती है। जो भी अपोजिशन होते हैं उन्हें जवाब देना पड़ता है, जो भी वोट उन्हें देते हैं उन्हें जवाब देना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, मतलब हमारे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, अब सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है ये उसी तरीके का एक काम करता है कि हमें जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हमें मदद करता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें सरकार के बारे में चाहिए कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन उसमें हमारी मदद करती है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन वॉज स्टैब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2005। 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है स्टैब्लिश किया गया है। अब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा स्टैब्लिश नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो नहीं है। आगे जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू एन ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया था 2005 में। आप सभी को पता होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई जो है वो क्या काम करता है। आरटीआई मतलब क्या होता है कि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही है, जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके बारे में वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से पैसा जो है वो अलॉट हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के ज़रिए हम मांग सकते हैं। जिस जैसे अभी हाल ही में बीजेपी जो है उन्होंने काफ़ी करोड़ रुपए जो है वो एडवर्टीज़मेंट में खर्च किए हैं। इस तरीके का राइट टू इन्फॉर्मेशन की एक्ट के ज़रिए बाहर आया है। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे गंगा जो नदी है वो साफ़ नहीं हो पा रही है तो उस पर कितना खर्च हुआ है, अभी तक जितना अलॉट हुआ था और उसके मुकाबले कितना खर्च हुआ है, तो वो भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के ज़रिए बाहर आता है। तो सारी चीज़ें हैं वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के ज़रिए बाहर आती है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बाहर रखी गई है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है उनको कितना डोनेशन आता है, वो कहाँ खर्च करती है, सारे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बाहर है। तो ये हो गया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है इसके अंडर में एक ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन निकालने के बाद ये जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है ये यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई थी। इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, जैसा हमने पहले भी देखा था। अब यहाँ पर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ये एक हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये आपको ध्यान में रखना है, हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बॉक्सेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद विच इंटर आलिया लुक्स इन टू द कंप्लेंट्स मेड टू इट एंड डिसाइड दी अपील्स। अब जो भी कंप्लेंट यहाँ पर आते हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पर आती है कि किस तरीके से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी कंप्लेंट्स यहाँ पर आते हैं उसके बारे में यहाँ पर वो देखती है। It entertains complaints and appeals pertaining to the offices, financial institutions, public sector undertaking, etc. under the central government and the union territories. अब यहाँ पर जो भी complaints रहेगी किसके pertaining, offices, financial institutions, public sector undertaking, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर entertain करती है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपोजिशन, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कंपोजिशन, टेनियर, ये सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी हमें कंफ्यूज करती है, इसलिए ये सारी चीज़ें एकदम साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम एकदम कॉम्प्रिहेंसिवली, एकदम आसानी से ये समझने की कोशिश करेंगे कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन है, सबसे पहले यहाँ पर होते हैं चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, मतलब बाहुबली। यहाँ पर चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर यहाँ पर रहेंगे, और उसी के साथ साथ उनके अंडर में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर यहाँ पर रहेंगे। मतलब सबसे ऊपर कौन रहेगा? चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। उनके अंडर में कौन रहेंगे? इन्फॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे। अभी इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है ये कितने रह सकते हैं? तो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर 10 से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, नॉट मोर देन 10। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो कमिश्नर है, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो या फिर बाकी के इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हो, ये अपॉइंट कौन करता है? तो ये अपॉइंट किए जाते हैं बाय दी प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट जो है खुद की डिस्क्रिशनरी पावर के हिसाब से अपॉइंट करेंगे क्या? तो जी नहीं, ये अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। एक कमिटी जो है वो रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि आप इन्हें चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट कीजिए, इन्हें इन्फॉर्मेशन कमिश्नर करके अपॉइंट कीजिए। अब ये जो कमिटी है इसमें कौन कौन होते हैं? ये जो कमिटी है इसमें सबसे पहले तो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरमैन। जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे, प्रधान सेवक रहेंगे, वो यहाँ पर चेयरमैन रहेंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन इन दी लोकसभा। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है,
जब हमने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन देखा था, तब जब हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखा था, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में हमने क्या देखा था, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ दी हाउसेस थे। जो कमेटी थी, अगर आपको कमेटी याद होगी, तो वहाँ पर भी प्रधानमंत्री थे, यूनियन होम मिनिस्टर थे, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ दी हाउसेस थे, बराबर है, स्पीकर एंड चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन। चेयरमैन क्यों नहीं थे, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इसलिए वहाँ पर डिप्यूटी चेयरमैन थे। तो वहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ दी हाउसेस थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, सिर्फ लोकसभा के यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, और उसी के साथ साथ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे नॉमिनेटेड बाय दी प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से 3 लोगों की ही यहाँ पर कमेटी रहेगी, सिर्फ 3 ही लोग रहेंगे कमेटी में। ये 3 लोग जो है यहाँ पर रिकमेंड करेंगे, जो प्रेसिडेंट है उन्हें, राष्ट्रपति को रिकमेंड करेंगे कि आप इन्हें चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बनाइए, अपॉइंट कीजिए, या फिर इन्हें इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट कीजिए। अब यहाँ पर ये जो अपॉइंट किए जाएंगे, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो या फिर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो, उनके पास एक स्पेशल नॉलेज रहना चाहिए। जो भी अलग अलग फील्ड्स है उनका स्पेशल नॉलेज रहना चाहिए। अब वो कौन सी फील्ड्स है वो आपको ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना एग्जाम में पूछा जाएगा ना ही कहीं पूछा जाएगा। शुड नॉट बी एमपी और एमएलए, कोई एमपी या एमएलए नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड नहीं करना चाहिए। शुड नॉट बी कनेक्टेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, अब पॉलिटिकल पार्टी से अगर कनेक्टेड है तो वो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है बाहर लीक नहीं करेंगे, इसलिए वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्ड या कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए। अब टेनियर कितना रहेगा और सर्विस कंडीशन क्या रहेगी, तो टेनियर जो है 5 सालों का रहने वाला है, और अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, 5 साल और 65 साल। अब ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें हमने प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज़ जो है उसमें कवर की है। जो अपॉइंट करता है, कौन रिमूव करता है, किसके पास रिजिग्नेशन दिया जाता है, और कितना टेन्योर होता है, ये सारी चीज़ें जो है मैंने प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज़ में ऑलरेडी कवर की है। तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर प्रीलिम बूस्टर सीरीज़ जो है वो देख सकते हो, ताकि उसमें मैंने टेबल में सारा कंपेरेटिवली आपको बताया है, तो वो आपको बहुत इजी जाएगा। लास्ट मिनट स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रीलिम बूस्टर सीरीज़ जो है वो ज़रूर देखिएगा, बहुत काम आएगा आपको। तो 5 साल या 65 साल इतना टेनियर होता है इनका। प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर सकते हैं क्या चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को, तो जी हाँ, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या फिर जो बाकी के इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उन्हें भी। अब कौन से ग्राउंड पर रिमूव कर सकते हैं, या तो वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, बैंक करप्सी घोषित कर देते हैं, या तो कन्विक्टेड टू ऑफेंस विच इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट इन्वॉल्व्स अ मोरल टर्पिट्यूड। अगर कोई इतनी आपको अगर मोटे मोटे इसमें बताओ तो इथनिसिटी जो है अगर वो अपनी गंवा देते हैं तो वहाँ पर भी उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। अगर वो किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, ड्यूटीज़ ऑफिस मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो कहीं होल्ड कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा। If he is opinion of the president unfit to continue in office due to infirmity of mind or body, कोई भी अगर इन्फर्मिटी है बॉडी या माइंड की, तो अगर वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, ऐसा प्रेसिडेंट को लगता है, अगर प्रेसिडेंट के माइंड में ऐसा होता है, तो वहाँ पर भी वो रिमूव कर सकते हैं। कौन, राष्ट्रपति रिमूव करेंगे। इफ़ ही एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट एज इट लाइकली टू अफेक्ट प्रीजुडिकली हिज ऑफिशियल फंक्शन, अगर उन्होंने कुछ ऐसा फाइनेंशियल या कोई अदर इंटरेस्ट यहाँ पर उनका आया है जिससे कि जो उनकी फंक्शनिंग है ऑफिस की, अगर वो अफेक्ट हो रही है, तो वहाँ पर भी हमारे जो राष्ट्रपति है उन्हें रिमूव कर सकते हैं। अब क्या सिर्फ इतने जो ग्राउंड आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो इतने ही ग्राउंड्स है क्या, बाकी कोई ग्राउंड नहीं है क्या, तो जी हाँ, दूसरे भी ग्राउंड है। दूसरे ग्राउंड कौन सा है, तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पर भी रिमूव किए जा सकते हैं। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये दो कंडीशन किसके लिए लागू होती है, कौन रिमूव किया जा सकता है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पर, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, वो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी पर रिमूव किए जा सकते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं वो कौन से ग्राउंड पर रिमूव किए जा सकते हैं, ओनली ऑन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो भी जजेस है वो ओनली ऑन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी पर रिमूव किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी यहाँ पर रिमूव किए जा सकते हैं, ये भी जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं वो भी, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, राष्ट्रपति खुद उन्हें अपने डिस्क्रिशनरी पावर पर रिमूव नहीं कर सकते हैं, उन्हें वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बतानी पड़ेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं जी हाँ ये गिल्टी है, ये मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी है, तो यहाँ पर ये रिमूव कर सकते हैं हमारे जो राष्ट्रपति है वो। अब यहाँ पर इनकी जो सैलरी अलाउंसेस, जो भी अदर सर्विसेज रहेगी चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की, वो सिमिलर रहेगी टू दैट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी जो भी सैलरी अलाउंसेस, जो भी चीज़ें हैं, सिमिलर रहेगी एज दैट ऑफ चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। और बाकी जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उनकी सेम रहेगी एज दैट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। और इनकी जो भी सैलरी अलाउंसेस है वो डिसएडवांटेज नहीं हो सकती है, मतलब जब तक उनका टेन्योर शुरू है ऐसा नहीं है कि उनकी सैलरी कर्टेल कर दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें
आपको ध्यान में रखनी है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पावर्स एंड फंक्शंस क्या है, तो पावर्स एंड फंक्शंस जो है ये वैसे देखा जाए तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पावर्स एंड फंक्शंस इनके क्या है, तो पावर्स एंड फंक्शंस ऑब्वियस है कि इनके क्या रहने वाले हैं, जो भी इंक्वायरी इनके पास आती है, जो भी कंप्लेंट इनके पास आती है फ्रॉम एनी पर्सन, अब कौन सी पर्सन यहाँ पर कंप्लेंट या फिर इंक्वायरी कर सकते हैं, हु हैज़ नॉट बीन एबल टू सबमिट एन इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट बिकॉज नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। अब हम जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किससे लेते हैं, किसके पास सबमिट करते हैं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास। अब वो अगर वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो अगर अपॉइंट नहीं किए गए हैं, तो ऐसा पर्सन जो है वो यहाँ पर आ सकता है और इनसे जो भी कंप्लेंट है वो दाखिल कर सकता है। जो भी रिफ्यूज़ कर दिया गया है, अगर किसी इंसान ने, ठीक है, कोई इंसान यहाँ पर आए हैं, किसी इंसान ने रिक्वेस्ट की है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन उसे रिफ्यूज़ कर दिया गया है कि हम ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, तो वो भी इंसान यहाँ पर आकर कंप्लेंट कर सकता है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पास। और तीसरी चीज़ आती है कि हु हैज़ नॉट रिसीव्ड रिस्पॉन्स, अगर कोई इंसान ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के जरिए कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है, लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, काफ़ी दिन हो गए हैं कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, तो वो भी इंसान जो है वो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पास जा सकता है। अब किसी इंसान को ऐसा लग रहा है कि फ़ीस जो है वो चार्ज अनरीजनेबल चार्ज कर दी गई है, तो वो भी इंसान जा सकता है। अगर किसी इंसान को लगता है जो इन्फॉर्मेशन उसने मांगी थी लेकिन वो इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली उसे नहीं दी गई है, अगर किसी इंसान ने, कोई इंसान गया है, अगर उसने मांगा है कि जो गंगा नदी है उसकी साफ़ सफाई करने के लिए क्लीन गंगा मिशन के तहत कितना पैसा जो है वो अभी तक खर्च हुआ है गंगा नदी पर, तो वो मुझे जानना है, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो गंगा नदी की दी नहीं है उन्हें, उन्हें सिर्फ इतना दिया गया है कि इतना इतना जो है हमने खर्च किया है, लेकिन कितना अलॉट हुआ था, कितना उसमें से खर्च हुआ है, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिल रही है, या फिर मिसलीडिंग या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो भी इंसान जा सकता है चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पास। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, कोई भी अगर ऐसा मैटर होता है तो वो भी इंसान जा सकता है। कमीशन कैन ऑर्डर इंक्वायरी इनटू एनी मैटर इफ़ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड। अब कमीशन जो है वो इंक्वायरी यहाँ पर ला सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं इंक्वायरी, अगर उन्हें ऐसे रीजनेबल ग्राउंड्स लगते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि वाइल इंक्वायरिंग द कमीशन हैज़ द पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स। अब जो भी इंक्वायरी करेंगे, ठीक है, अब कोई पर्सन ने यहाँ पर कंप्लेंट कर दी, अब वो जो पर्सन है जिसने वो कंप्लेंट की है, अब उसके तहत, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इंक्वायरी तो बिठाई जाएगी, इंक्वायरी तो की जाएगी। अब यहाँ पर जो इंक्वायरी करेंगे उसमें उनके पास सिविल कोर्ट की तरह जो पावर्स है वो होती है। अब वो क्या होती है, समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन। अब जो भी पर्सन रहेगा उसकी समनिंग, जो भी एनफोर्सिंग रहेगी अटेंडेंस उसकी, और उसके बाद कंपेलिंग देम टू गिव ओरल और रिटन एविडेंसेस ऑन ओथ एंड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स। अब जो भी ओथ ली जाती है, बराबर है ना, शपथ ली जाती है कि मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, इस तरीके से, मतलब थोड़ा हम ये देखते हैं, एकदम लिटरली मत जाइएगा। तो ऐसी जो भी है रिटर्न या फिर ओरल एविडेंसेस जो होते हैं ऑन ओथ एंड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स, कि वह डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स जो है आप प्रोड्यूस कीजिए यहाँ पर, और हमें सब कुछ सच सच जो है वो बताइए। कुछ तो गड़बड़ है, वो जो गड़बड़ है वो सारी की सारी आज दया सारे दरवाजे खोल देगा। फिर रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट हो रहे हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आए हैं, उनकी डिस्कवरी और इंस्पेक्शन यहाँ पर किया जाएगा। अब यहाँ पर जो भी एविडेंसेस है उसे रिसीव किया जाएगा। उसके बाद एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिसेस, मतलब जो भी पब्लिक रिकॉर्ड है, जो भी कोर्ट हो या फिर ऑफिसेस हो, वहाँ से पब्लिक रिकॉर्ड जो है वो ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। इशूइंग समन्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स एंड एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो इस तरीके से इनके पास क्या क्या पावर्स होती है। सिविल कोर्ट, मतलब अगर आपको आसानी से याद रखना है तो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि उनके पास ये पावर होती है। सबसे मेन पावर जो है याद रखने लायक वो यही है कि ओथ के ज़रिए वो कोई भी इंसान जो है, पर्सन जो है, उसे बोल सकते हैं कि आप ओरल या फिर रिटन एविडेंसेस दीजिए। दूसरी चीज़ वो ये कर सकते हैं कि जो भी उन्हें रिकॉर्ड चाहिए, जो भी पेपर वर्क चाहिए, वो सब ले सकते हैं। फिर उसके बाद एफिडेविट हो गया, उसके बाद एविडेंसेस ले सकते हैं, उसके बाद पब्लिक रिकॉर्ड जो कोर्ट या फिर ऑफिस से ले सकते हैं। तो मतलब इन शॉर्ट क्या है कि जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए वो कहीं से भी कोई भी चीज़ मंगवा सकते हैं, इतनी पावर उनके पास है। ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑफ कंप्लेंट द कमीशन में एग्जामिन अदर रिकॉर्ड विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। जो भी पब्लिक अथॉरिटी अगर उसके कंट्रोल में कोई रिकॉर्ड हो तो वो भी ये जो कमीशन है वो एग्जामिन कर सकते हैं। मतलब इन अदर वर्ड्स, मतलब इन शॉर्ट क्या है कि ऑल पब्लिक रिकॉर्ड मस्ट बी गिवन टू द कमीशन ड्यूरिंग द इंक्वायरी और एग्जामिनेशन। मतलब जब भी ये कमीशन जो है वो इंक्वायरी करेगा, जब भी ये कमीशन जो है वो एग्जामिनेशन करेगा, तब जितनी भी रिकॉर्ड्स है, जितने भी पब्लिक रिकॉर्ड्स है वो उनके पास देने पड़ेंगे। मतलब ये इतनी बड़ी पावर जो है ये इनके पास है। इसलिए मैंने यहाँ पर फोटो भी जो है वो बाहुबली का लगाया है। अब बाहुबली जो है
बाहुबली 2 में एक सीन है, देवसेना जो है उनकी उंगलियां काट देती है, तो वहाँ पर जो इंक्वायरी है, जब यहाँ पर ये इंक्वायरी करेंगे तो इंक्वायरी पूरी तरीके से करेंगे, मतलब वो पर्सन जो है उसे यहाँ पर बुलाएंगे, एग्जामिन करेंगे, ओरल और रिटन एविडेंसेस देने को लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर इंस्पेक्शन करेंगे, जो कि डॉक्यूमेंट्स अगर उन्हें लगते हैं तो वो भी एविडेंसेस यहाँ पर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं, जितनी पब्लिक रिकॉर्ड है वो मंगवा सकते हैं। उसके कमीशन हैज़ द पावर टू सिक्योर कंप्लायंस ऑफ इट्स डिसीजन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी। मतलब क्या है, ये क्या कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इन पर्टिकुलर फॉर्म, जो भी एक्सेस करना है इन्फॉर्मेशन का पर्टिकुलर फॉर्म में कर सकते हैं। या फिर डायरेक्टिंग द पब्लिक अथॉरिटी टू अपॉइंट अ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर वेयर नन एग्जिट्स। अब यहाँ पर कहीं पर अगर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, अपॉइंट नहीं किए गए हैं, तो उन्हें बोल सकते हैं कि वहाँ पर अपॉइंट कीजिए। उसके बाद पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन और कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन हो या फिर कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो पब्लिश कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ है कि जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, किसी भी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो वो चीज़ से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और वो जो चीज़ है, वो इन्फॉर्मेशन है, वो किसी भी तरीके से पब्लिश या फिर बाहर वो ला सकते हैं, उनके मन पे रहेगा, किसी भी फॉर्म में ला सकते हैं। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बाकी कुछ इतना आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है नहीं। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ने की ज़रूरत है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है जितना मैंने आपको बताया है। मेकिंग नेसेसरी चेंजेस टू द प्रैक्टिस रिलेटिंग टू मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड, जो भी मेंटेनेंस हो, मैनेजमेंट हो, डिस्ट्रक्शन हो रिकॉर्ड का, वो सब यहाँ पर वो देखेंगे। फिर एनहांसिंग ट्रेनिंग प्रोविजंस फॉर ऑफिशियल्स ऑन द राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब ट्रेनिंग प्रोविजन जो है यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे वो। उसका सीकिंग एन एनुअल रिपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी ऑन कंप्लायंस विद दिस एक्ट। अब यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट जो है वो भी हम मंगा सकते हैं फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी। उसके बाद आता है कि रिक्वायरिंग द पब्लिक अथॉरिटी टू कंपेंसेट फॉर एनी लॉस और सफर्ड बाय द अप्लीकेंट। अब यहाँ पर अप्लीकेंट जो है, अगर उसे कोई भी लॉस होता है, कोई किसी भी तरीके से सफरेंस होता है, उनका सफरिंग होती है, तो वो भी जो चीज़ है, वो भी लॉस यहाँ पर वो कंपेंसेट करने के लिए बोल सकते हैं। पेनल्टीज जो है वो भी लगा सकते हैं। अप्लीकेशन जो है उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब ये असल में बाहुबली है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पावर्स होती है ना, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन जो हमने देखा था, उन्हें पेनल्टी देने की पावर नहीं है, वो सिर्फ एक रिकमेंडेटरी बॉडी है। लेकिन यहाँ पर इनके पास पावर्स, एक्चुअल में पावर जो है वो है। ठीक है, तो इस तरीके से पावर जो है इनके पास आती है। पेनल्टीज़ भी ये लगा सकती है अंडर दिस एक्ट। अप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकती है, या फिर किसी भी इंसान को बुला सकती है, कोई भी रिकॉर्ड जो है पब्लिक अथॉरिटी से मंगवा सकती है, कुछ भी कर सकती है। अपनी इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में यहाँ पर पब्लिश कर सकती है, किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म में ला सकती है, कैटेगरी में पब्लिश कर सकती है। तो जिस तरीके से करना है उस तरीके से इन्फॉर्मेशन का जो भी चीज़ें हैं वो कर सकती है। और जो नेक्स्ट आता है, कमीशन सबमिट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये जो कमीशन है अपनी एनुअल रिपोर्ट किसे सबमिट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को करेगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये चीज़ जो है, ये रिपोर्ट का क्या करेगी, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये रिपोर्ट दोनों हाउसेस पार्लियामेंट में पेश करेगी। फिर व्हेन द पब्लिक अथॉरिटी डज नॉट कंफर्म टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, द कमीशन में रिकमेंड टू द अथॉरिटी स्टेप्स विच ought टू बी टेकन फ्रॉम प्रमोटिंग सच कन्फर्मिटी। अब यहाँ पर अगर किसी को पता नहीं है, अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी को पता नहीं है, डज नॉट कन्फर्म टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, अगर कंफर्म नहीं करता है जो भी प्रोविजंस है एक्ट के, कमीशन जो है वो रिकमेंड कर सकती है इन्हें जो भी स्टेप्स या फिर गाइडलाइंस यहाँ पर दे सकती है कि इस तरीके से आप जो है वो चीज़ें करिए। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।